Hello everybody, now in this next chapter of strength of material we have to deal with the stresses on inclined plane। मतलब समझ लेते हैं stresses on inclined plane का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखिए, आपको एक चीज पता है कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक जो भी आप पढ़ रहे थे आपके पास एक ये पर्टिकुलर बीम या बार जो भी था, आप इस पे एक फोर्स लगा रहे थे। यू आर अप्लाइंग द फोर्स इन दिस पर्टिकुलर केस। आप एक फोर्स लगा रहे थे, P लगा रहे थे मान लो, और जब P आप लगा रहे थे तो आपने ये देखा था कि मैंने एक सेक्शन यहाँ पे कट किया था और इस सेक्शन को हटा के आपने इस सेक्शन पे सारी फोर्सेस या स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर ली थी। ये जो प्लेन देख रहे हो आपका, ये एक प्लेन नॉर्मल प्लेन था या परपेंडिकुलर प्लेन था, नॉर्मल प्लेन था, ठीक है। मतलब अभी तक आपने जो भी कुछ स्टडी किया था वो नॉर्मल प्लेन के रिस्पेक्ट में किया था कि भाई एक काटा प्लेन तो इस प्लेन पे कितना फोर्स आ रहा है। बट अगर आप ध्यान से एक चीज देखो तो इस पर्टिकुलर बीम में या इस पर्टिकुलर बार में बहुत सारे प्लेन हैं, बहुत सारे प्लेन है। मतलब अगर हम थोड़ा सा इसको ऐसे करके समझें कि लेट्स से दैट कि वी हैव दिस पर्टिकुलर बीम और इसको मैंने क्या किया, बीच से तोड़ दिया और तोड़ के मैंने इसको फिर से चिपका दिया। लेट्स से दैट कि we have just break this particular beam. What we'll do is that we'll break this particular beam from or bar from this particular angle। ऐसे करके इसको ब्रेक कर दिया और फिर आपने इसको ग्लू करके दोबारा से चिपका दिया, ग्लू करके आपने इसको दोबारा से चिपका दिया। Now what exactly is happening? Now what you are doing, you are applying P force। अब आप मुझे बताओ, अब आप जस्ट इमेजिन करके सोच के बताओ कि ये जो बार है ये किधर से टूटेगा। जिधर से इंक्लाइंड है उधर से टूटेगा। ऑब्वियस सी बात है, कब टूटेगा? जब इस इंक्लाइंड प्लेन पे डेवलप होने वाला रिस्पॉन्स इस P के इफेक्ट के अगेंस्ट कम हो जाएगा। जब इस इंक्लाइंड प्लेन पे डेवलप होने वाला रिस्पॉन्स इस P के इफेक्ट को कौन से प्लेन में, इस इंक्लाइंड प्लेन में जो P का इफेक्ट आ रहा होगा उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, तो ये जो बार है या जो भी पोर्शन है, जो भी स्ट्रक्चर एलिमेंट है, ये इसी इंक्लाइंड पोर्शन से टूट जाएगा। अभी तक क्या था, ये बार ऐसे करके जुड़ा हुआ था, स्ट्रक्चर ऐसे खींच रहे थे, और जब ये इस सेक्शन पे प्रॉपर स्ट्रेसेस डेवलप कर ले रहा था जो एटलीस्ट P के बराबर फोर्स दे रहा था, तब तो ये स्टेबल था, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इंक्लाइंड हो गया। इसका मतलब अभी P ऐसे खींच रहे हो तो P का जो इफेक्ट इस इंक्लाइंड प्लेन पे आ रहा है, इंक्लाइंड प्लेन अगर एक प्रॉपर रिस्पॉन्स जनरेट करता है जो उस P के इफेक्ट को जो इस इंक्लाइंड प्लेन पे आ रहा है न्यूट्रलाइज कर पाता है, तो ये सेफ हो जाएगा, अदरवाइज ये टूट जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब बेसिकली इंटरनल रिस्पॉन्स होना चाहिए। ये अभी पोर्शन यहां से वीक है, अब ये P इसको ऐसे खींच रहा है तो P का इफेक्ट इस पे कुछ ऐसे आ रहा है, ये P आ रहा है। इस P के इफेक्ट को रेजिस्ट करने के लिए इस पे कुछ ना कुछ स्ट्रेसेस डेवलप हुए होंगे। अगर वो स्ट्रेसेस इतने सेल्फ सफिशिएंट हैं कि वो P के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं इस एंगुलर प्लेन पे भी, तो ये सेफ हो जाएगा, अदरवाइज ये फेल हो जाएगा। तो अभी हमें क्या पढ़ना है, now what we have to study, we have to study the stresses on inclined plane। this is the inclined plane। इस पे हमें स्ट्रेसेस पढ़ने हैं, कौन कौन से स्ट्रेसेस होते हैं हमें कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात करते हैं, सिंपल सी बात। जब भी हम लोग इंक्लाइंड प्लेन पे कुछ भी पढ़ते हैं, इंक्लाइंड प्लेन पे स्ट्रेसेस कैलकुलेट करते हैं, इंक्लाइंड प्लेन पे स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले हम एक इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन फिक्स करते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है, फॉर एग्जाम्पल मेरा नॉर्मल प्लेन अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, मैंने आपको एलिमेंट रिप्रेजेंट करना भी सिखाया था, अगर मैं अपना नॉर्मल एलिमेंट ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं जिसमें ये एक मेरा नॉर्मल एक्सिस है और एक ये मेरा नॉर्मल एक्सिस है। नॉर्मल मतलब कुछ ऐसा और ऐसा, परपेंडिकुलर टू एक्सिस है, ये एक्सिस है, मेरे को टू परपेंडिकुलर एक्सिस अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं और मुझे कहा जाता है कि आई हैव एन इंक्लाइंड प्लेन विच इज इंक्लाइंड एट एन सर्टेन एंगल, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है दैट यू हैव टू कंसीडर दैट इंक्लिनेशन with respect to this normal plane like this। अगर आपसे कहा जाता है कि एक प्लेन है जो एक सर्टेन एंगल पे इंक्लाइंड है और उसको बनाओ, तो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट यू विल डू इज दैट यू विल से दैट कि फ्रॉम अ नॉर्मल प्लेन दैट प्लेन इज इंक्लाइंड, दैट प्लेन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा एंटी क्लॉकवाइज। मतलब किसी भी नॉर्मल प्लेन से जो भी प्लेन आप इंक्लिनेशन रिप्रेजेंट करना चाहते हो, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्मल से जितना एंगल खींचोगे वैसे उसको रिप्रेजेंट करोगे। मतलब आपको जो प्लेन रिप्रेजेंट करना है वो हमेशा नॉर्मल के रिस्पेक्ट में करना है, नॉर्मल से एंटी क्लॉकवाइज जाना है। मतलब हम जो भी फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे वो नॉर्मल से एंटी क्लॉकवाइज जाके ही लिखेंगे, हमेशा ये आपको कन्वेंशन ध्यान रखना है। एग्जाम में कहीं भी कोई भी एंगल दिया हो, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में आपको कह दिया जाए कि भाई प्लेन ऐसे है, आपको क्या करना है, ये एंगल दिया हुआ है मान लो 30 डिग्री, तो आपको ये एंगल यूज नहीं करना, आपको ये एंगल निकाल लेना 90 - 30 मतलब ये 60 डिग्री। आपको कहीं भी एग्जाम में कुछ भी दिया है घुमा फिरा के आपको यही वाला एंगल निकाल देना, नॉर्मल के साथ
ऐसे करके जो एंगल आना है ये निकालना है, हमें एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है और सही आंसर लाना है। तो जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं उस ट्रिक का यूज करना है। कुछ भी एंगल दिया हो आप कैसे भी करके कन्वर्ट कर लेना इस प्लेन को इस तरीके से, मतलब मुझे ये एंगल पता कर लेना है, पहली चीज हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं, यहां पे एक टर्म यूज होती है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वो स्ट्रेसेस होती हैं जो जिस प्लेन पे डेवलप होती हैं अगर, तो या तो वो मैक्सिमम होती है या वो मिनिमम होती है। मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर नथिंग, अगर आप प्रिंसिपल स्ट्रेस टर्म की बात करते हो तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर व्हाट, प्रिंसिपल नाम से समझ में आना बड़ा, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कैन ईदर बी मैक्सिमम स्ट्रेस और इट कैन बी मिनिमम स्ट्रेस। एंड व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेस दे आर नॉर्मल स्ट्रेसेस, मतलब एक्सियल स्ट्रेसेस होती हैं ये। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर नॉर्मल मैक्सिमम स्ट्रेस और नॉर्मल मिनिमम स्ट्रेस। इट मींस दैट प्रिंसिपल स्ट्रेस या तो मैक्सिमम होगी या फिर वो मिनिमम होगी, ये नॉर्मल शेयर नहीं हो सकती। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर किसी प्लेन पे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस डेवलप हो रही होंगी, अगर किसी प्लेन पे प्रिंसिपल स्ट्रेस डेवलप हो रही होंगी तो उस प्लेन पे शियर स्ट्रेसेस जीरो होंगे, तो उस प्लेन पे शियर स्ट्रेसेस जीरो होंगे। देखो, अगर ध्यान से देखो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना। ये मेरे पास इंक्लाइन प्लेन था, ठीक है, ये मेरे पास कुछ ऐसा प्लेन था। इस प्लेन पे ये जो P लग रहा था, इस P को मैं ऐसे बना देता हूं शेडेड पोर्शन की तरह, ये P मेरा कुछ ऐसा लग रहा था, ये मेरा P आ रहा था, दिस वाज P एक्चुअली। ठीक है, ये P अगर इस तरीके से आ रहा है, इस P के आप दो कंपोनेंट बना सकते हो। इस P का एक कंपोनेंट ऐसे जा रहा होगा, एक कंपोनेंट ऐसे जा रहा होगा, दीज विल बी द टू कंपोनेंट्स। इट मींस दैट ये जो P का इफेक्ट है ये इंक्लाइन प्लेन पे दो तरीके से आया। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। मान लो ये P यहां से थीटा डिग्री पे लग रहा था, या मान लो लेट्स से इधर थीटा मत मानो, कंफ्यूज हो जाओगे, अल्फा पे लग रहा था, तो ये वाला टर्म होगा P cos अल्फा और ये वाला टर्म होगा P sin अल्फा। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो P cos अल्फा इस इंक्लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इंक्लाइन प्लेन के लिए नॉर्मल स्ट्रेस है वो। आप इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहे हो तो अब आप इंक्लाइन प्लेन पे जो इफेक्ट आ रहा होगा उसको देखोगे। ठीक, P का जो P cos अल्फा कंपोनेंट है वो नॉर्मल स्ट्रेस है इस इंक्लाइन प्लेन के लिए, नॉर्मल स्ट्रेस है इंक्लाइन प्लेन के लिए। P का P sin अल्फा कौन सा स्ट्रेस है? शियर स्ट्रेस है। किसके लिए? इंक्लाइन प्लेन के लिए। इसका मतलब P का जो इफेक्ट था वो इस इंक्लाइन प्लेन पे दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ। वन वाज द नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल फोर्स, अनदर वाज द शियर फोर्स। P वाज द एक्सटर्नल फोर्स। P एक्सटर्नल फोर्स था जिसका इफेक्ट P cos अल्फा P sin अल्फा डेवलप हुआ इस इंक्लाइन प्लेन पे। इसका मतलब ये इंक्लाइन प्लेन भी कुछ ऐसा ही रिस्पॉन्स जनरेट करना चाहिए जिसका कम से कम इस सरफेस पे शियर का रिस्पॉन्स P sin अल्फा के बराबर हो, और इस सरफेस पे जो ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा नॉर्मल डायरेक्शन वो कम से कम इसके बराबर होना चाहिए, और ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा शियर वाली डायरेक्शन में तो कम से कम इसके बराबर होना चाहिए। रिस्पॉन्स मैंने आपको बताया, जैसा फोर्स मैं आपके लगाऊंगा आप वैसे ही रिस्पॉन्स मुझे दोगे। मैं आपको शियर दे रहा हूं P sin अल्फा, तो आप कम से कम P sin अल्फा का शियर डेवलप करने की हिम्मत रखोगे, तभी ये बॉडी सेफ है, वरना ऐसे ही टूट जाएगा, इंक्लिनेशन में ही चला जाएगा ये। और सिमिलरली अगर ये P cos अल्फा ऐसे इफेक्ट दे रहा है तो कम से कम P cos अल्फा इसके पास ताकत होनी चाहिए, तब ये जाके नॉर्मल डायरेक्शन में स्टेबल हो पाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एक ही समझ में आ गई, यहाँ पे एक ही समझ में आ गई कि इंक्लाइन प्लेन पे दो तरीके के स्ट्रेसेस आएंगे, एक होगा नॉर्मल स्ट्रेस, एक हो शियर स्ट्रेस। इंक्लाइन प्लेन पे हमेशा नॉर्मल और शियर डेवलप होता है। मैंने आपको बताया प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगा या मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी किसी बॉडी पे कभी भी कोई भी इफेक्ट आता है किसी इंक्लाइन प्लेन पे, जब आप देखते हो तो इंक्लाइन प्लेन पे देखने के टाइम आपके पास तीन ऑप्शन बनते हैं। पहला ऑप्शन नॉर्मल स्ट्रेस भी हो, शियर स्ट्रेस भी हो। ये नॉर्मल केस होता है जिसमें नॉर्मल स्ट्रेस भी आ रहा है, शियर स्ट्रेस भी आ रहा है। किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो? इंक्लाइन, नॉर्मल भी शियर भी। दूसरा सेकंड होता है कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस है, मतलब P का पूरा इफेक्ट P cos अल्फा में आ जाए, मतलब P sin अल्फा एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस हो, शियर स्ट्रेस हो ही ना। तीसरा केस सिर्फ और सिर्फ शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस हो ही ना। अगर आप पहले केस की बात करते हो तो वो जनरल केस होता है जिसमें तीनों चीजें होती हैं, मतलब आपको दोनों चीजें होती हैं। पहले केस में आपको नॉर्मल स्ट्रेस भी मिलेगा प्लस शियर स्ट्रेस भी मिलेगा, ये पहला केस हो गया। सेकंड केस में आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगा, शियर स्ट्रेस नहीं मिलेगा। थर्ड केस में आपको सिर्फ और सिर्फ शियर स्ट्रेस मिलेगा। ये आपका जनरल केस होता है। जब आपको सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस मिलता है तो इसका मतलब सारा का सारा रिस्पॉन्स नॉर्मल फोर्सेस या नॉर्मल स्ट्रेसेस के थ्रू ही
दिया जा रहा है, जो नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मल इफेक्ट आ रहा है तो नॉर्मल फोर्स रिस्पॉन्स में ही आएगा। ऐसी केस में आप बोलते हो दिस टाइप ऑफ प्लेन इज नोन एज, दिस टाइप ऑफ प्लेन मतलब ऐसा प्लेन, ऐसा इंक्लाइंड प्लेन, ऐसा प्लेन जो नॉर्मल से एक सर्टेन एंगल पे इंक्लाइन हो, कितने एंगल पे इंक्लाइन हो कि उस पे डेवलप होने वाली फोर्स सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फोर्स ही हो जाए, शियर फोर्स 0 हो जाए, उस प्लेन को बोला जाएगा प्रिंसिपल प्लेन, और उस पे डेवलप होने वाला नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएगा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। दिमाग में आ गया होगा, ऐसा प्लेन जो एक सर्टेन एंगल एंटी क्लॉकवाइज परपेंडिकुलर प्लेन से इंक्लाइंड हो, इंक्लाइंड प्लेन की बात कर रहे हैं, इंक्लाइंड हो, जिस प्लेन पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फोर्स ही आए, शियर फोर्स आए ही ना, जो भी कुछ डेवलप हो रहा है नॉर्मल डायरेक्शन में ही डेवलप हो, जो भी रिस्पांस दे रहा है वो नॉर्मल डायरेक्शन में ही सब कुछ हैंडल कर जाए पूरा का पूरा, उसको बोलेंगे प्रिंसिपल प्लेन, और उस पर डेवलप होने वाले स्ट्रेसेस होंगे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। और एक ऐसा प्लेन जो एक सर्टेन एंगल पे इंक्लाइंड हो, नॉर्मल प्लेन के सर्टेन एंगल पे इंक्लाइंड हो एंटी क्लॉकवाइज, जिस प्लेन पे सिर्फ और सिर्फ शियर स्ट्रेस ही डेवलप हो, उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ प्योर शियर। प्लेन ऑफ प्योर शियर मींस यहां पे नॉर्मल स्ट्रेसेस एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे। समझ में आ गया। और एक मेरा जनरल केस हो गया जिसमें नॉर्मल भी है और शियर भी है। जनरली हम 2D का केस लेके चलते हैं, मतलब मेरे पास एक्स एक्सिस पे भी फोर्स लग रहा होता है ऐसे करके, और वाई पे भी लग रहा होता है, तो हम लोग इन जनरल ये कहते हैं कि मेरा सिग्मा एक्स डेवलप हो रहा है, सिग्मा वाई भी डेवलप हो रहा है। मतलब जब मैंने प्लेन बनाया तो कुछ इस तरीके से बनाऊंगा और ये कहूंगा कि इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है नॉर्मल, और इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है नॉर्मल। मतलब मेरे पास दो डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स होंगे, जिसमें दो प्लेन है, एक प्लेन ये है और दूसरा प्लेन ये है, दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ऐसे हो रहा है। एक प्लेन में ऐसे फोर्स लग रहा है, दूसरे प्लेन में ऐसे फोर्स लग रहा है। ये मेरा जनरल प्लेन है। इस प्लेन के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे कि अब किसी और प्लेन पे स्ट्रेसेस बताओ जो इस प्लेन से इतने डिग्री पे इंक्लाइंड है, ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, इतना समझ में आ गया बेसिक। अच्छे से एक बार रिवाइज करना फिर आगे बढ़ना। ठीक है, अब एक टर्म यहां पे यूज होती है जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस का मतलब होता है कि दे विल प्रोवाइड यू द वैल्यू ऑफ स्ट्रेसेस ऑन द नॉर्मल प्लेन। नॉर्मल प्लेन मतलब ऐसे खींच लो या ऐसे खींच लो, ये नॉर्मल हुआ ना, ऐसे भी नॉर्मल खींचोगे, ऐसे पकड़ के भी नॉर्मली खींचोगे, सीधा सीधा नॉर्मली तो हुआ, किसी प्लेन के परपेंडिकुलर ये नॉर्मल हुआ। इसका मतलब व्हाट वी हैव इज दैट दे विल प्रोवाइड अस विद द वैल्यू ऑफ स्ट्रेसेस ऑन टू परपेंडिकुलर नॉर्मल प्लेन लाइक दिस। इट मींस दैट वी हैव द वैल्यू ऑफ स्ट्रेसेस लाइक दिस। इस पे कोई फोर्स आया होगा, उसका रिस्पांस में स्ट्रेस डेवलप हुआ, इस पे कोई फोर्स आया, उसके रिस्पांस में स्ट्रेस डेवलप हुआ। लेट्स से दैट दिस इज सिग्मा एक्स, दिस इज सिग्मा वाई। ठीक, and let's say that कि these plane will have, let's say that these plane will have some shear stress also like this. ये सब मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपको साइन कन्वेंशन याद होगा। Let's say that this is tau x y, सब समझा चुका हूं मैं आपको पहले ही। अब नहीं याद है तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आप अगर पढ़ोगे नहीं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कि tau x y आपके पास है, this is the plane which is being provided to you. This is a normal plane which is having two normal stresses on two mutually perpendicular planes and a shear stress like this. Shear stresses are in equilibrium moment equilibrium equation if you remember. Fine. ये tau xy है, ये tau yx, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, आपसे कहा जाता है कि अब what you have to do is that, ये तो normal plane है, आपसे कहा जाता है कि calculate the value of shear stress on any other plane, calculate the value of shear stress on any other plane, या calculate the value of stresses, shear stress छोड़ो, calculate the value of stresses on any other plane which is inclined at a certain angle of theta with the given plane. Certain angle anti-clockwise ही लेना, हमेशा मैंने बताया आपको किसी और प्लेन पे स्ट्रेसेस बताने हैं जो इस प्लेन से इतने पे डिग्री पे इंक्लाइन हो। देखो एक चीज ऐसे मान लो, ये मेरे पास पेन है, मैंने इसको दोनों साइड से खींचा, ऐसे खींचा और ऐसे खींचा, जो भी रिस्पॉन्स डेवलप हुआ यहां बना दिया, शियर भी आ रहा होगा। अब मैंने कहा कि भाई ऐसे वाले प्लेन में खींच रहा हूं, मुझे पता है, ऐसे में खींच रहा हूं, बताइए इसमें बताओ इसमें कितना आया होगा इसका इफेक्ट, ऐसे खींचने का या ऐसे खींचने का, इसमें कितना आया होगा ये बता दो। तो ऐसे केस में जब आप किसी और प्लेन पे स्ट्रेसेस कैलकुलेट करते हो बाय यूजिंग द स्ट्रेसेस ऑन नॉर्मल प्लेन, तो इसे बोलते हैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है एनालिटिकल मेथड, दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड एंड सेकंड वन इज ग्राफिकल मेथड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालिटिकल मेथड? एनालिटिकल मेथड का मतलब होता है विद द यूज ऑफ फॉर्मूला, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ग्राफिकल मेथड का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ मोहर सर्कल, विद द हेल्प ऑफ मोहर सर्कल।
मोर सर्कल का यूज करोगे तो ग्राफिकल मेथड होता है, और अगर आप सिंपली फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लोगे तो उसे बोलते हैं एनालिटिकल मेथड, दैट इज एनालिटिकल मेथड। तो व्हाट वी विल डू इज दैट वी विल फर्स्ट कवर द एनालिटिकल मेथड एंड देन वी विल गो विद द मोर सर्कल मेथड। दोनों कवर कर लेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मोर सर्कल मेथड इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में मोर सर्कल बनाने को आता भी है तो इट्स बेटर टू लीव दैट क्वेश्चन बिकॉज उसमें टाइम कंजम्पशन बहुत होता है। मैं आपको कुछ टाइम के बाद मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के तरीके समझाऊंगा, एग्जाम में कम टाइम में कैसे आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है, क्वेश्चन तो आपको आते होंगे, अगर आप ढंग से पढ़ के जा रहे हो, क्लासेस में सब कुछ चल रहा है, अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको क्वेश्चन आते होंगे, दैट्स माई गारंटी। बट उस टाइम पे वो आते हुए क्वेश्चन कर पाना जो टाइम प्रोवाइडेड है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो उसकी हम बात करेंगे, टाइम मैनेजमेंट की जो लेसन्स हैं उसमें एक्स्ट्रा में ऐड होगी वो चीजें, ठीक है। मोर सर्कल की हम बात कर रहे हैं। मोर सर्किल से पहले हम एनालिटिकल की बात करेंगे। मैंने आपको बताया, आपको एक प्लेन दिया होगा, दो नॉर्मल प्लेन होंगे, उन पे स्ट्रेसेस आ रहे होंगे, आपसे किसी और प्लेन पे पूछेंगे, उसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और वेरी फर्स्ट केस ऑफ एनालिटिकल अप्रोच, केस 1। देखो, मैंने आपको एक चीज बताया था कि अगर किसी प्लेन पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं तो वो प्लेन क्या होगा, ऐसा प्लेन जो किसी इंक्लाइन प्लेन होगा, ऐसा इंक्लाइन प्लेन जिस प्लेन पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस ही डेवलप हो रहे हैं, वो प्लेन को क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन पे स्ट्रेस कितना होगा, 0। नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा, या तो मैक्सिमम या मिनिमम। वैसे दैट आपसे केस 1 आपको दिया हुआ है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद प्रिंसिपल स्ट्रेसेस या प्रिंसिपल प्लेन आपको दिया हुआ है, गिवन है आपको, प्रिंसिपल प्लेन इज गिवन टू यू एंड दे आर सेइंग कि कैलकुलेट द स्ट्रेसेस ऑन एनी अदर प्लेन that is inclined at an angle of theta with the principal plane. It is inclined at an angle of theta with the principal plane, which is case 1. It means that you have been provided with principal stresses, shear stress है ही नहीं, और आपसे किसी और प्लेन पे पूछ रहे हैं जो प्रिंसिपल प्लेन से एक सर्टेन डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड होगा, उस पे कितना स्ट्रेस आ रहा होगा, ये आपसे पूछा गया। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो लेट्स बिगिन दिस ट्रांसफॉर्मेशन एंड लेट्स अंडरस्टैंड हाउ यू कैन डू दैट। Let's say that this is the principal plane which we have, और इस plane पे we have two normal stresses. Let's say that this is sigma x and this is sigma y. We have these two normal stresses. This is sigma x and this is sigma y. These are the two normal stresses which we have. Which are the maximum? ये maximum हो जाएगा, इसको बोलेंगे major principal stress, ये minimum हो जाएगा, इसको बोलेंगे minor principal stress. This is major and this is minor principal stress. Now what they are saying is he calculate the value of stresses on any other plane which is inclined at an angle of theta with the given principal plane. Let's say that जैसे फिगर बना रहा हूं वैसे ही बनाना, थीटा एंगल पे ये जो प्लेन आपके सामने आ रहा है, अब आपको इस प्लेन पे स्ट्रेसेस बताने हैं। मान लो इस प्लेन पे कुछ एलिमेंट ऐसा बन रहा होगा, इस प्लेन पे अगर आप काटते हो एलिमेंट तो कुछ ऐसा एलिमेंट बन रहा होगा, आपको ये बताना है कि इस एलिमेंट पे डेवलप होने वाले स्ट्रेसेस कितने होंगे। यू हैव टू गिव देम द वैल्यू कि व्हाट विल बी द स्ट्रेसेस व्हिच विल बी डेवलप ऑन दिस इंक्लाइंड प्लेन, कि भाई शियर आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो सब आपको ये पूछेंगे कि शियर डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको सारी वैल्यूज निकालनी, हमें नहीं पता कि इसमें शियर आएगा नहीं आएगा, वी हैव टू कैलकुलेट। से दैट दिस वैल्यू इज सिग्मा एक्स डैश, दिस इज सिग्मा वाई डैश एंड दिस इज टाउ एक्स डैश वाई डैश। हमने मान लिया, लेट्स अज्यूम दैट कि the plane which is inclined with the given principal plane is having stresses sigma x dash, sigma y dash and tau x dash, y dash. Now what you have to do is that you have to use analytical method for the calculation of these stresses. कौन सी stresses जो principal plane से एक और plane पे वेव डेवलप हो रही है। principal plane से inclined है वो plane कितने डिग्री पे, थीटा डिग्री पे, ठीक। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है कि ये जो सिग्मा एक्स डैश होगा, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 कॉस 2 थीटा। अगर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आपका मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा तो आप क्या करोगे, आप इस सिग्मा एक्स को मानोगे सिग्मा 1 क्योंकि ये प्रिंसिपल स्ट्रेस है, सिग्मा वाई को मानोगे सिग्मा 2, तो आपका जो इक्वेशन निकल के आएगा वो ये आएगा, दिस इज सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 cos 2 theta. This will be the value of sigma x dash, that is the stress which is present on any other plane in x direction which is inclined at an angle of theta anticlockwise with the principal plane. ठीक है, next sigma y dash अगर मुझे निकालना है, I have to calculate the value of sigma y dash. sigma y dash हो जाएगा
फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। ये पहला फॉर्मूला हो गया, सिग्मा वाई डैश हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2, सिमिलर जस्ट प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस का सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 कॉस 2 थीटा। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ सिग्मा वाई डैश, दैट इज the stress, the normal stress on the plane which is the transformed plane which is inclined at angle theta with the principal plane in y direction। ठीक है, अब हमने ये माना है कि इस पे shear भी आ रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, प्रिंसिपल प्लेन तो पहले ही बता चुके हैं, तो बाकी सारे प्लेन प्रिंसिपल प्लेन एक ही हो सकता है, उसके अलावा सारे प्लेन किसी भी एंगल पे ले लो, सारे के सारे प्लेन में कोई ना कोई शियर स्ट्रेस आ ही रहा होता है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कॉम्बिनेशन नॉर्मल और शियर दोनों का होता है। सिर्फ एक केस ऐसा होता है जिसमें सारा का सारा इफेक्ट नॉर्मल डायरेक्शन में ही आ जाता है, उसको प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं, उसके अलावा सब जगह शियर होगा। फाइन, इसका मतलब ये जो प्लेन मैंने इंक्लाइन माना है इसमें भी कहीं ना कहीं शियर आ रहा होगा। वो शियर का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ एक्स डैश वाई डैश, दिस इज इक्वल टू माइनस का सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज साइन 2 थीटा। दिस इज माइनस का सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 थीटा। This is the value of the shear stress on the transformed plane which is inclined at an angle of theta anti-clockwise with the given principal plane। तीन चीजें निकालनी है। ये पहला इक्वेशन हो गया आपका सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 प्लस का सिग्मा 1 माइनस 2 बाई 2 बाई कॉस 2 थीटा। दूसरे वाले में माइनस हो गया, इसमें प्लस से इतना चेंज आया। यहां पे आपने देखा तो आपका आ गया वैल्यू माइनस का सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 साइन 2 थीटा, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको याद कर लेनी, ये तीन तो फॉर्मूले हो गए। मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपको प्रिंसिपल प्लेन दिया होता है, कोई और प्लेन पे पूछते हैं, सीधा फॉर्मूला लगाना। ध्यान ये रखना थीटा एंटी क्लॉकवाइज वाला ही मानना, कुछ भी दे घुमा फिरा के वही निकालना, करेंगे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब इसका करते हैं एक बात स्पेशल केस की। स्पेशल केस, इसका स्पेशल केस ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये जो थीटा है, ये जो थीटा मैं यहां पे मान रहा हूं, लेट्स से दैट कि दिस थीटा एंगल, इफ दिस थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और लेट्स से दैट दिस इज 135 डिग्री, या तो 45 हो या 135 हो, 5 फॉर एग्जांपल, थीटा कैन बी एनीथिंग। इफ द थीटा बिकम्स 45 डिग्री, इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट विल हैपन, दिस टाउ एक्स डैश वाई डैश, दिस विल बिकम साइन 2 थीटा मतलब साइन 90, साइन 90 मतलब 1, तो दिस विल बिकम माइनस का सिग्मा 1 माइनस का सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2। इट मीन्स दैट what will happen is when this theta become 45 or 135, in that particular case this tau x dash y dash, this will become tau max, this will become tau max, and this tau max will be having a value of mod of सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। मैग्नीट्यूड की अगर बात करोगे तो मॉड लिख दोगे, क्योंकि माइनस साइन डायरेक्शन बता रहा होता है बस। 35 रखोगे 135 तो फिर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आएगा। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो आपको यहां पे यह ध्यान रखना है कि द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ये ध्यान रखना है, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर इज एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, बहुत ध्यान से सुनना, और 135 डिग्री विद द प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन से ही 45 और 135 पे कौन सा प्लेन होता है, मैक्सिमम शियर प्लेन। मैक्सिमम शियर प्लेन होता है। मैक्सिमम शियर प्लेन कौन सा प्लेन होता है, जो प्लेन प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इंक्लाइंड होता है या 135 डिग्री इंक्लाइंड होता है, उस पे डेवलप होने वाला मैक्सिमम शियर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 होता है। और इस मैक्सिमम शियर के प्लेन पे अगर आप नॉर्मल स्ट्रेस निकालते हो, तो नॉर्मल स्ट्रेस अगर मैं मैक्सिमम शियर के प्लेन पे निकालता हूं, नॉर्मल स्ट्रेसेस अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, तो इसमें अगर मैं थीटा को 45 लगाऊंगा तो ये टर्म हो जाएगा 0 और ये टर्म भी हो जाएगा 0। इसका मतलब मेरे पास सिग्मा एक्स डैश इक्वल टू सिग्मा वाई डैश कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2। इट मींस दैट ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर, बहुत ध्यान से एक एक वर्ड सुनना, ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर द नॉर्मल स्ट्रेसेस आर इक्वल आया ना, एंड अलाइक। इक्वल एंड अलाइक मींस नेचर भी सेम है, दोनों पॉजिटिव आया दोनों नेगेटिव आया, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2। इट मींस दैट
इट मीन्स दैट यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आ जाता है। क्या आ जाता है? देखो, ऑन द प्लेन ऑफ, बहुत ध्यान से देखना, ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर, ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर, जो प्रिंसिपल प्लेन से 45 या 135 पे इंक्लाइंड होगा, टाउ मैक्स कितना होगा? अभी हमने देखा मॉड ऑफ सिग्मा 1 माइनस का सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2। नॉर्मल स्ट्रेसेस कितने होंगे? सिग्मा एक्स डैश और सिग्मा वाई डैश इक्वल होंगे और एक जैसी नेचर के होंगे। क्या वैल्यू आ रही है? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2। यहां मॉड नहीं है। इसका मतलब ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर दीज आर द वैल्यूज है। ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, बहुत ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, एंड ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस, आप बताओ शियर स्ट्रेस कितना होगा? 0। नॉर्मल स्ट्रेस कितने होंगे? सिग्मा एक्स विल बी सिग्मा 1, सिग्मा वाई विल बी सिग्मा 2, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। On the plane of maximum normal stresses, shear stresses is 0, but on the plane of maximum shear stresses, the normal stresses are non-zero. On the plane of maximum shear stress, the normal stresses are non-zero, but on the plane of maximum normal stresses, the shear stress is 0. ध्यान रखना, स्टेटमेंट को कई बार एग्जाम में आ चुका है, सेशन रीजन के अंदर पूछा जा चुका है, समझ में आ गया। अगर प्रिंसिपल प्लेन दिया है और ट्रांसफॉर्म करना है उसे किसी और प्लेन के अंदर, देन आई कैन यूज दिस सिंपल रिलेशन। ये सीधा सिंपल रिलेशन, फाइन, समझ में आ गया। नेक्स्ट केस नंबर 2 की बात करते हैं। ये केस 1 हो गया, केस 2। केस नंबर 2, we have been provided with a plane having all the stresses. So let's draw the diagram directly. Let's say that we have been provided, this is a plane and this plane is having all the stresses, which are the normal stresses sigma x, sigma y, and also the tau xy value. It means that it has all the values. अब इससे पहले क्या था? इससे पहले आपके पास प्रिंसिपल प्लेन था, उसपे शियर नहीं था। अभी आपके पास वो प्लेन है जिसपे सब कुछ है, मतलब ये प्रिंसिपल प्लेन तो नहीं हो सकता, क्लियर बात है, ठीक है। ये वैल्यू हो गई सिग्मा एक्स मान लेते हैं, ये वैल्यू हो गया सिग्मा वाई मान लेते हैं, ये हो गया टाउ एक्स वाई मान लेते हैं, ठीक है। इज द जनरल प्लेन विच इज गिवन टू अस इन विच ऑल द 3 टाइप ऑफ स्ट्रेसेस आर प्रेजेंट, फाइन। यू हैव टू ट्रांसफॉर्म दिस प्लेन एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेसेस ऑन एनी अदर प्लेन। You have to calculate the value of stresses on any other plane which is inclined at an angle of theta anticlockwise with this given plane, theta anticlockwise with this given plane, and जो प्लेन अब आप निकालोगे, जो प्लेन अब आप कैलकुलेट करोगे, इस प्लेन में मान लो कोई स्ट्रेसेस डेवलप होंगे सिग्मा एक्स डैश, सिग्मा वाई डैश, और यहां पे आ रहा होगा टाउ एक्स डैश वाई डैश, जैसे वहां किया था। वहां फर्क ये था कि प्रिंसिपल प्लेन गिवन था, टाउ नहीं था ऊपर, यहां पे टाउ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ट्रांसफॉर्म करने के लिए सिग्मा एक्स डैश चाहिए सबसे पहले, तो इन दिस पर्टिकुलर केस द सिग्मा एक्स डैश विल बी इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 कॉस 2 थीटा, प्लस का एक और टर्म आ जाएगा क्योंकि ऊपर टाउ एक्स वाई था, टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, ये टर्म और आ गया क्योंकि टाउ एक्स वाई ऊपर था, फॉर्मूला याद रखना। सिग्मा वाई डैश निकालोगे, दिस विल बी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 कॉस 2 थीटा माइनस का टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। सेकेंड इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। थर्ड इक्वेशन, टाउ एक्स डैश वाई डैश कितना होगा उस प्लेन पे जो प्लेन किसी नॉर्मल प्लेन से थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है। दिस विल बी माइनस का ब्रैकेट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 थीटा, माइनस यहां पे है, अब यहां आ जाएगा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस। दीज आर द 3 रिलेशन विच यू हैव टू रिमेंबर हियर। दिस इज द फर्स्ट रिलेशन, this is the second, and this is the third relation. These are the transform value of the stresses on any other plane which is inclined at an angle of theta with the given plane. Here the given plane is also a general plane. इतना समझ में आ गया, फॉर्मूला याद करना है, एनालिटिकल मेथड है, फॉर्मूला मेथड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे इसके स्पेशल केस की बात करते हैं कि भाई इसका भी तो स्पेशल केस हो सकता है, जरूर हो सकता है। स्पेशल तो हर कहीं से कुछ ना कुछ हो जाता है, हर आदमी स्पेशल है, हर केस स्पेशल है, हर चैप्टर स्पेशल है। इसके स्पेशल केस देखते हैं। इसके स्पेशल केस ये कहता है कि बाई चांस
बाई चांस ये मान लो कि ये जो शियर स्ट्रेस इस प्लेन पे डेवलप हुआ टाउ एक्स डैश वाई डैश, ये हो जाता है जीरो. लेट्स से दैट इफ दिस टाउ एक्स डैश वाई डैश बिकम्स इक्वल टू जीरो, अगर ये टाउ एक्स डैश वाई डैश जीरो के बराबर हो जाता है बाई चांस, अगर ये जीरो के बराबर हो गया तो इसको जीरो के बराबर रख दो, जरा देखते हैं. दिस इज माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, दिस विल बिकम जीरो. इसका मतलब दिस इज टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 थीटा. साइन और कॉस को डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगा tan 2 थीटा, दिस विल बी इक्वल टू 2 टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस का सिग्मा वाई. ध्यान देने वाली बात यहां पे क्या है, ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है कि अगर आप ध्यान से देखते हो तो आप ये कहोगे कि अगर शेयर जीरो हो जाता है किसी प्लेन पे, अगर इस प्लेन पे टाउ एक्स डैश वाई डैश जीरो हो गया है तो ये वाला प्लेन अब क्या बन जाएगा. अगर इस पे बाई चांस टाउ एक्स डैश वाई डैश जीरो हो गया है तो ये वाला प्लेन अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रिंसिपल प्लेन. क्यों? क्योंकि इस पे टाउ एक्स डैश वाई डैश क्या हो गया है, जीरो. और अगर इस पे टाउ एक्स डैश वाई डैश जीरो हो गया है तो ये सिग्मा एक्स डैश क्या बन जाएगा, सिग्मा 1 बन जाएगा. ये सिग्मा वाई डैश क्या बन जाएगा, सिग्मा 2 बन जाएगा. और ये कितना हो गया है, जीरो. तो ये क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल प्लेन. और अगर ये प्रिंसिपल प्लेन हो गया तो प्रिंसिपल प्लेन किसी भी प्लेन से कितने डिग्री पे इंक्लाइंड होता है, थीटा पी पे इंक्लाइंड होता है. थीटा पी क्या होता है, वो एंगल जिसपे प्रिंसिपल प्लेन बनता है. किस प्लेन से, किसी भी जनरल प्लेन से. तो थीटा पी अगर मुझे पता करना है तो थीटा पी निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला क्या यूज करना पड़ेगा, ये वाला. कौन सा, tan 2 थीटा पी, दिस इज इक्वल टू 2 टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय ब्रैकेट सिग्मा एक्स माइनस का सिग्मा वाई. समझ में आ गया. दिस इज केस नंबर 2, दैट इज व्हेन यू हैव अ जनरल प्लेन जिसमें सारी स्ट्रेसेस दिए हुए हैं और किसी और प्लेन पे पूछा जाएगा जो एक प्लेन से इंक्लाइंड होगा. अगर बाई चांस वो जो ट्रांसफॉर्म प्लेन है उस पे शियर स्ट्रेस जीरो हो जाता है तो वो कौन सा प्लेन बन जाएगा, प्रिंसिपल प्लेन. और प्रिंसिपल प्लेन पे जो एंगल होगा, जितने डिग्री पे वो इंक्लाइंड होगा, वो कौन सा एंगल होगा, इतना एंगल होगा. इतने फॉर्मूले ध्यान रखने हैं आपको. दिस इज केस 1 एंड केस 2. इतना समझ में अभी आ गया, बेसिक हमने देख लिया है. फाइन. तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, अदरवाइज अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे. इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ये फॉर्मूला याद कर लेना. फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जस्ट कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन राइजिंग, जस्ट नोट इट डाउन एंड रिवाइज इट वंस टू प्रोसीड विद द. Have you ever tried thinking why you are not able to qualify different examination? That is engineering services, GATE और state services. कभी सोचा है क्यों selection नहीं होता है? Let me tell you. Let me give you the basic introduction कि होता क्यों नहीं है. Let me explain you the things. The reason is that because these examination need a perfect analysis. Analysis means you should know everything. So here in Catalyst Group, in my classes, where I'll give you the analysis of the exam, I'll give you the theory lectures, I'll give you the क्वेश्चन लेक्चर्स. व्हाट विल डू, विल कंप्लीट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द क्लास. प्रीवियस ईयर से उठा के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तक सब कुछ हम क्लास में कर लेंगे. जितने भी हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे आईएएस के लिए हैं, चाहे गेट के लिए, चाहे एसएससी के लिए, और जो भी फैकल्टीज हैं, सारे फैकल्टीज गेट और आईएएस टॉपर्स हैं. अगर आप कैटलिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हो तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे. लेट्स सी दैट. पहली चीज आपको मिलेगी कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा, जितना भी फैकल्टीज का लाइव सेशंस मिलेंगे जहां पे आप फैकल्टी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, फोन पे, व्हाट्सएप पे, आमने सामने बैठ के. सब फैकल्टीज के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होगा, आप उनसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो. साथ में हम आपको नोट्स देंगे जो हमारे स्पेशल माइंड मैप्स की फॉर्म में नोट्स होते हैं, जिसमें आपको याद करना इजी रहेगा. कुछ मोटिवेशनल सेशंस होंगे, प्रोग्रेस एनालिसिस होंगी, नोट्स होंगे. हम अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको A to Z ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा. हर कोर्स में हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 1000 लेकर 2000 लेक्चर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स विच यू आर टेकिंग. अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कंबाइन करके भी ले सकते हो. तो एवरीथिंग वी हैव फॉर यू. So I welcome you all to the Catalyst Group. Visit the link below. Call us for admissions. Our new version 1.1 is already launched and admissions are open under all our courses. Thank you.